हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग की हो गई थी, प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, इसमें आज की वीडियो में हम जो ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, वो आज की वीडियो में रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। उसमें और भी बहुत से क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर विद। शेयर पूंजी खाते में आहरण के समय डेबिट किया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जब फॉरफीचर किया जाता है, फॉरफीचर का टाइम आता है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन दी जाती है, आवेदन किया जाता है, अलॉटमेंट होता है, याचनाएं की जाती हैं, जो कॉल्स की जाती हैं। उसके बाद अगर कोई कॉस्ट को नहीं चुका पाता या फिर जो आवंटन की राशि है उसको नहीं दे पाता है, तो वहां पर फॉरफीचर कंपनी कर सकती है। तो जब फॉरफीचर करती है उस टाइम पर जो शेयर कैपिटल होता है, वहां पर कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है शेयर का, फेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर या फिर विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन एरियर्स, अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स कॉल्ड अप अमाउंट। तो वहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको किससे हम स्टार्टिंग में जो डेबिट करते हैं, जो एंट्री आपकी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो कॉस्ट होती है उसको दिखाया जाता है, फिर फॉरफीचर अकाउंट हो जाता है। तो वहां पर कौन सा अमाउंट होता है, तो वहां पर जो अमाउंट होगा वो कॉल्ड अप अमाउंट होता है। जितनी भी राशि मेन जो होती है, जैसे 8 रुपए का या 10 रुपए का जो अंश होता है उस वो राशि से ही शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड। प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग नहीं किया जा सकता। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया जाता है उसको हम कहाँ पर यूज नहीं करते। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विभिन्न आगम व्ययों को अवलिखित करने में, शेयरों को वापस खरीदने में, प्रारंभिक खर्चों को अवलिखित करने में या फिर कार्यशील पूंजी में। यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको आप रिटर्न ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो उस अमाउंट को हम वर्किंग कैपिटल जो होती है, कार्यशील पूंजी जो होती है, उसके तरह यूज नहीं कर सकते। बाकी तीनों चीजों में यूज किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था हम कहाँ पर इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which shares are issued by a company to its employees or directors for their hard work and dedication towards the company। कोई कंपनी अपने कर्मचारियों या निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए कौन से शेयर जारी करती है। स्वाधिकार शेयर, बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर या फिर बी और सी दोनों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या फिर प्रमोटर्स भी होते हैं उनको भी, या तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको जो डेडिकेशन है, जो उनकी ऑनेस्टी है, उसके लिए अगर कोई शेयर्स दे रही है कंपनी, तो कौन से शेयर्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। स्वेट समता अंश भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। शेयरों के निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम की सीमा क्या है। शेयरों के अंकित मूल्य का 90%, शेयर के अंकित मूल्य का 10%, शेयर के अंकित मूल्य का 6% या फिर कोई भी सीमा स्पेसिफाई नहीं की गई है कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू किए जाते हैं शेयर उस पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है कहीं पर स्पेसिफाई नहीं है कि कितने परसेंट अमाउंट तक ही आप प्रीमियम ले सकते हैं, वहां पर कितना भी अमाउंट रखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉट स्पेसिफाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैपिटल इज टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। किसी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी बतानी होती है या फिर दिखानी होती है। प्राथित शेयर पूंजी जो मांगी गई होती है, पंजीकृत या फिर अधिकृत पूंजी या फिर जारी शेयर पूंजी और निर्गमित जो की गई है अंश पूंजी उसको। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पार्षद सीमा नियम बनता है कंपनी को जब रजिस्टर्ड करवाया जा रहा होता है, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तैयार किए जाते हैं। उसी में से एक आपका एमओए भी हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी होता है। तो उसमें भी कई वाक्य होते हैं, कई कॉज होते हैं, उसमें से एक पूंजी वाक्य भी होता है, कैपिटल कॉज भी होता है। तो वहां पर कौन सी पूंजी जो होती है दिखाई जाती है, तो वहां पर जो आपकी रजिस्टर्ड या फिर अथोराइज्ड कैपिटल होती है, जिससे वो पूंजी, वो कैपिटल जिससे कि कंपनी शुरू की जा रही है या फिर अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ साइकिल में वो उतनी पूंजी को, उतनी कैपिटल को इशू कर सकती है, वो कैपिटल दिखाई जाती है। तो वो कहलाती है रजिस्टर्ड या फिर अथोराइज्ड कैपिटल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच हेड द शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। किसी कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर पूंजी को किस मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। जो शेयर कैपिटल होती है उसको जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी की, किसके अंतर्गत दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट इंटरनल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। तो जो कैपिटल होती है शेयर कैपिटल, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, उसको शेयर होल्डर्स फंड जो होता है, शेयर धारकों की निधि जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके अलावा और कौन सी चीज दिखाई जाती है, जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसको भी इसी के ही अंदर दिखाया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द वोटिंग राइट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। निम्नलिखित में से किसके पास सभी परिस्थितियों में मतदान का अधिकार है। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं यानी कि समता धारक हैं, जो प्राथमिकता शेयर धारक या फिर पूर्वाधिकार धारक हैं, जो बोनस शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वोटिंग राइट होता है किसी भी परिस्थिति में किस तरह के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोनस शेयर या फिर ए एंड बी बोथ। तो जो वोटिंग राइट होता है वो किसके पास होता है। वोटिंग राइट जो होता है वो मेनली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उनके पास रहता है हर सिचुएशन में, क्योंकि जो कंपनी के स्वामी कहे जाते हैं वो यही इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं पर ये रहता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, कितने परसेंटेज पे दिया जाएगा पहले से डिसाइडेड नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका तो परसेंटेज डिसाइड होता है ना, पहले से आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी 6%, 4%, 10%, साथ में और कितना परसेंट पर उनको डिविडेंड मिलेगा ये प्री डिसाइडेड होता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जैसा कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी परसेंटेज हर बार एनुअल मीटिंग में डिसाइड की जाती है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। किस प्रकार के शेयर छूट पर जारी किए जा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर प्रोक्रेस सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं जो डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको छूट पर जारी किया जा सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो पहले थे, पहले अब बट्टे पर डिस्काउंट पर जारी किए जाते थे, इशू किए जाते थे, लेकिन अब इसके लिए कुछ अलग धाराएं बन गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको छूट पर जारी किया जा सकता है। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कॉल्ड। किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और निदेशकों को बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में जारी किए गए शेयर कहलाते हैं। राइट इक्विटी शेयर्स या फिर निजी यानी कि प्राइवेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर बोनस इक्विटी शेयर्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके बदले में जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई जो शेयर्स या फिर डायरेक्टर्स को जो शेयर्स जारी किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, वो कौन से होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ शेयर ऑफ ₹100 on which ₹60 has been paid is forfeited, it can be reissued at the minimum price of। यदि एक शेयर जो कि 100 रुपए का था जिस पर 60 रुपए का भुगतान किया जा चुका है, आहरण कर लिया गया या फिर जब्त कर लिया गया है, इसे न्यूनतम किस कीमत पर फिर से जारी किया जा सकता है, यानी कि किस कीमत पर उसे दोबारा से जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर 100 रुपीज का था, 60 ऑलरेडी पेड है, कितना लेफ्ट रह गया, 40 रुपीज। तो मिनिमम जो होगा वो उस 40 रुपीज पर जो होता है वो रीइशू किया जा सकता है, उससे कंपनी किया जाएगा, 40 रुपीज तक रीइशू किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बहुत इजीली निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 100% आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹20 each fully called on which ₹12,000 has been paid। Out of these 1600 shares were reissued upon payment of ₹28,800। What is the amount of to be transferred to capital reserve। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी है, उसको अगर आपने समझ लिया तो फॉरफीचर आपको पूरा अच्छे से और रेशो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 शेयर्स थे जिनका फॉरफीचर किया गया था, उन पर कितना मेन फॉल्ट था, 20 रुपीज, 20 रुपए मांगे गए थे, 2000 शेयर्स थे टोटल, जिसमें से 12,000 रुपए क्या थे, मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो कितने रिमेनिंग रह गए, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 28,000 जो है, 20,000 2000 शेयर्स हैं 20 रुपए के,
टोटल कितना हुआ 40,000, 40,000, 12,000 क्या कह रहा है इसमें पेड है, तो कितना रिमेनिंग रह गया 28,000। अभी इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अभी पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि इसमें से 1600 शेयर्स जो थे दोबारा रीइश्यू किए गए। कितना हाईलाइट किया गया था, फॉरफीचर हुआ था 2000 शेयर्स का, रीइश्यू किए गए हैं 1600 शेयर्स, 400 शेयर्स ऐसे हैं जिनको रीइश्यू नहीं किया गया है। उसके बाद अब जो 1600 रीइश्यू किए गए थे उसमें से यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं बताया कि कितने पर दोबारा से किए गए हैं, ये बता दिया है। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि पर कितने पर किए गए, यानी कि एक शेयर कितने रुपीस का किया गया रीइश्यू। यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको बता दिया है कि 28,800 रुपए मिले हैं रीइश्यू करने पर। तो अब जब आप एंट्री करेंगे तो वहां से निकल के आएगा कि कितने जो बीच में फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट हमारा जाना है। उसके बाद अब आपको पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो अब इसको हम इंट्रीज के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी इंट्रीज कैसे की जाती है, वहीं से हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। तो पहली एंट्री जो इसमें की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था 2000 शेयर है, 20 ईच है, तो 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40,000। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 40,000 का। उसके बाद अब आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग याचनाएं एनुअल कॉस्ट नहीं बताई हैं हमको, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टू कॉस्ट एंड एरियर और टू फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताया है कि कितने रिसीव हुए हैं, तो आपको पता ही होगा फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, वो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है जो कि रिसीव हो गया है। 12,000 रुपए रिसीव हो गए हैं, फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे 12,000। अब हमारा जो बीच का बैलेंस है रिमेनिंग, वो आ जाएगा कॉस्ट एंड एरियर में, कितना आएगा 28,000 का। ये हमारी हो जाएगी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट। अब आ जाती है रीइश्यू की एंट्री। इसे कैसे करना है, इसे करने के लिए आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट जाता है जब हम रीइश्यू कर रहे होते हैं, वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है क्वेश्चन में आपके बता रहा है 28,800 का, लिख लीजिए। अब आ जाएगा फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट, जो हमको अभी नहीं पता है, बैलेंस में आएगा। अब आएगा टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको कि 1600 शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं, तो यहाँ पर बीच का कितना रह जाता है, 1600 है, 20 रुपीज के थे, 20 रुपए का था एक शेयर, 1600 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 इंटू 20, कितना आ जाएगा 32,000। अब आपका बीच का डिफरेंस कितना हुआ 3,200 का, 3200 रुपए का, ये कहाँ जाएगा फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब हमारा फॉरफीचर की एंट्री हो गई, रीइश्यू की एंट्री हो गई। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की। अब इसे कैसे निकालना है, यहाँ पर मेन आपको देखना है कि फॉरफीचर में आपके 12,000 रुपए दे रखे थे, ठीक है। 12,000 रुपए आपके पहले जो फॉरफीचर अकाउंट था वहां पर क्रेडिट का अमाउंट है, लेकिन वो अमाउंट जो है वो कितने शेयर्स पर है, वो आपके 2000 शेयर्स पर है। आपको कितने का लेना है 1600 का, 1600 का लेना है, क्योंकि रेशियो सिर्फ आपने 1600 किए। तो सबसे पहले हमें वो अमाउंट को अलग करना है जो 400 शेयर्स रेशियो नहीं किए गए हैं उसका। कैसे करेंगे, जो 2000 दे रखा, जो 12,000 दे रखा है अपॉन हो जाएगा 2000 इंटू आपके कितने किए गए हैं 1600। जब हम डिवाइड करेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,600। तो फॉरफीचर में आ जाएगा जब सिर्फ 1600 का जो के जो शेयर्स हैं उनके फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा 9,600, और यहाँ पर डेबिट साइड में कितना दे रखा है 3,200 का। अब आप लेस कर दीजिए, कितना आएगा 6,400, 6,400 जो कि डेबिट किया जाएगा आपका। अब अमाउंट कितना बचा 6,400 का, जो कि क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा 6,400 का अमाउंट। अब आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जो बचा है हमारा शेष, क्योंकि जो 400 नहीं किए गए थे उनका, वो कहाँ जाएगा, तो वो फॉरफीचर अकाउंट 2,400 रुपए जो बचे हमारे, वो फॉरफीचर अकाउंट के नाम से जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड है वहां पर आप एज इट इज फॉरफीचर अकाउंट के नाम से 2,400 का अमाउंट को दिखा देंगे। तो आपको क्लियर पूरा हो गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस में एंट्री की जाती। अगर पूरा रीइश्यू कर देता है तो इतनी टेंशन नहीं होती, वहां पर प्रॉब्लम आएगी जहां पर पूरा रीइश्यू नहीं करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन ने पूछा है कितना जाएगा 6,400 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना शेष बच रहा है, तो आंसर हो जाता 2,400 का, क्योंकि अभी हमने पूरा निकाल के अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको आसानी रहेगी, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, on an equity shares of ₹10, the company has called up ₹8, but ₹6 have been received by the company is forfeited. The capital account should be debited by। 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे, ठीक है, 10 रुपए का था, 8 रुपए मांगे थे, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त 6 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पूंजी खाते को किस राशि से डेबिट किया जाना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अभी भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाया था कि कितने कॉल्ड किए गए हैं, उससे मतलब होता है कितना। सबसे पहला क्वेश्चन भी इस वीडियो में यही था कि जो होती है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है वो किस अमाउंट से जो कॉल किया गया है उस अमाउंट से होता है। तो यहाँ पर 10 रुपए जो उसकी फेस वैल्यू उससे मतलब नहीं है हमको, जो उसकी 8 रुपए मांगे गए थे उससे लेना देना है। तो जो 8 रुपीज 8 रुपीज आपके मांगे गए हैं वही क्या हो जाएंगे, उसी अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये पॉइंट काफी कंफ्यूजन वाला है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If a share of ₹10 issued at a premium of ₹3 on which the full amount has been called and ₹8 including premium paid is forfeited, the capital account should be debited with। यदि एक शेयर पर 3 रुपए के प्रीमियम पर 10 रुपए जारी किए गए हैं, जिस पर पूरी राशियां मांगी गई हैं और भुगतान किए गए 8 रुपए प्रीमियम सहित आहरण या फिर जब्त कर लिए गए हैं, पूंजी खाते से डेबिट किया जाना चाहिए। अब चीज का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो इशू किया गया है तो वहां पर जो आहरण था वो जो किया गया तो बाद में किया गया है। प्रीमियम की राशि क्या है पहले ही उसे रिसीव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक शेयर जो था वो 10 रुपए पर जारी किया गया था, 3 रुपए उस पर प्रीमियम था, लेकिन जो पूरी राशि मांगी गई थी उसने 8 रुपए उसमें से भुगतान कर दिए हैं। 8 रुपए जो भुगतान किए उसमें प्रीमियम शामिल था, यानी कि प्रीमियम पहले ही वो पे कर चुका है। जब प्रीमियम पहले ही वो पे कर चुका है तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे जब भी हम उसकी हरण की या फिर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कितने अमाउंट से किया जाएगा? वो किया जाएगा सिर्फ 10 रुपीज से, ना कि 13 से। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होकर 13 आंसर लगा देंगे। 13 से नहीं करना क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी वो पे कर चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ ₹10 से करना है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन राशि प्रत्येक शेयर के निर्गम मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। 5%, 25%, 15%, 90%। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन मनी होती है वो जो कितनी फेस वैल्यू जो है शेयर की उससे कितने % तक होनी चाहिए। तो इसका आंसर बहुत इजी सा है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कितने % होनी चाहिए। आई होप सभी को पता होगा, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each were issued at 8% premium to the promoters of a company for their services, which account will be debited। रुपए के 4000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक कंपनी के प्रोमोटर्स को उनकी सेवाओं के लिए 8% प्रीमियम पर 10 रुपए जारी किए गए हैं, किस खाते में डेबिट किया जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं प्रोमोटर्स को जारी किए जा रहे हैं तो वहां पर डेबिट किस अकाउंट में किया जाएगा, उनको या किसके नाम से डेबिट किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। उसे आप गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट के नाम से डेबिट किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेनली आपको गुडविल अकाउंट ही लिखा होगा, ख्याति खाता या फिर भावना खाता इसलिए ही लिखा रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी से बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, अगर आपने समझे होंगे तो एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरह आज पर और वीडियोज आएंगे और भी सब्जेक्ट जो आपके आने वाले हैं, एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी MCQ वीडियो आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।